गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 मई। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का डिटेल एनालिसिस। आज हम पहले हिंदू के द एडिटोरियल पेज से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समझने में काफ़ी टफ होता है। तो सबसे पहले इसे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद से और आर्टिकल देखेंगे। ये जो पहला आर्टिकल है आपका, वो है कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड। पहला आर्टिकल कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इस आर्टिकल में कहा जा रहा है इस समय हमारे जो वैक्सीन स्ट्रेटेजी है, कोविड वैक्सीन जो स्ट्रेटेजी है, वो कुछ खास नहीं है। तो हमें अगर लोगों को वैक्सीनेट करना है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बना के वैक्सीनेट करना होगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती क्यों है? जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास वैक्सीन है वो काफ़ी फाइनाइट अमाउंट में है, यानी काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है, जबकि जो हमें वैक्सीनेट करना है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को करना है। तो जब वैक्सीन हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है और वैक्सीनेट ज़्यादा लोगों को करना होता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी काम आती है वो है प्रायोरिटी की स्ट्रेटेजी काम आती है। हमें जो है वैक्सीनेशन जो करना होगा वो प्रायोरिटी बेसिस पे करना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने शुरू में तो प्रायोरिटी बेसिस करा था कि पहले 60 अबव वालों को वैक्सीनेट करा गया, उसके बाद से 45 अबव वालों को वैक्सीनेट करा गया, इसके बाद से फ्रंट लाइन वर्कर्स या फिर फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो थे उन्हें वैक्सीनेट करा गया। उसके बाद से इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारे 18 से 44 एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज देखी जा रही है। इवन कई स्टेट्स में इस प्रोग्राम वैक्सीन को होल्ड कर दिया गया है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन है। यहाँ पे क्या कहा गया कि 18 से 44 वाले में भी हमें प्रायोरिटी वाले अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इस एज ग्रुप में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेक्शन जो है वो डेली लोगों से होता है और काफी लार्ज अमाउंट में होता है। लाइक जो आपके राशन शॉप वाले स्टाफ हैं, या फिर आपकी जो भी मेडिसिन शॉप्स वाले स्टाफ हैं, या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, या फिर और जो वेजिटेबल सेलर्स हैं, ये सभी जो एज ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है वैक्सीन वायरस से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों से होता है। तो क्यों ना हम एक प्रायोरिटी स्टैब्लिश करें इस सेक्टर में भी, ताकि हम वायरस से होने वाली कैजुअलिटी को एक ज़्यादा अमाउंट में बचा सकें। इस आर्टिकल में ये कहा गया है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब एक बार जो वैक्सीन है वो अब सफिशियंट अमाउंट में होगा तो हम इससे क्या कर सकते हैं, किस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट बेसिस पे, पहले आओ पहले पाओ बेसिस पे हम इस प्रायोरिटी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें ये वाली प्रायोरिटी अप्रोच रखनी पड़ेगी अगर हमें कैजुअलिटी वगैरह बचानी है। तो जो अगला आर्टिकल है आपका वो है लक्षद्वीप से रिलेटेड। लक्षद्वीप जो है वो एक यूटी है जो कि इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। लक्षद्वीप में इश्यू क्या चल रहा है इस समय? लक्षद्वीप में इश्यू ये चल रहा है कि यहाँ पे प्रफुल्ल के पटेल जो है वो लक्षद्वीप के जो प्रफुल्ल के पटेल है वो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये पहली बार हुआ है ऐसा कि कोई पॉलिटिकल इंसान को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट करा गया है। नहीं तो इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर को जो अपॉइंट किया जाता था वो ब्यूरोक्रेट्स होते थे या एक्स सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते थे। इसमें क्या देखा जा रहा है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि लक्षद्वीप से रिलेटेड ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनके जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को वल्नरेबल बना रहे हैं। जो लक्षद्वीप के लोग हैं वहाँ के लिए कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि इनके कौन कौन से एक्शन है, तो यहाँ पे जो मेन है कि एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन लेके आया जा रहा है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। इस रेगुलेशन में क्या करा जाएगा? इस रेगुलेशन में कुछ चीजें करी गई हैं, जैसे कि वहाँ का जो कोई लैंड है उस लैंड पे जो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन्हें हटाया जा सकता है इस रेगुलेशन के थ्रू। जो वहाँ के लोकल हैं इस लैंड को बेचा भी जा सकता है, किसी बाहरी को दिया भी जा सकता है। दूसरा वहाँ पे क्या करा गया है, जो बीफ है वहाँ के लोकल लोगों का ये कल्चर में आता है बीफ खाना। लेकिन अब अगर जो बीफ खाएगा तो उसे 7 ईयर की या उससे ज़्यादा की प्रिजन भी हो सकती है। तो तीसरा करा गया है वहाँ पे वह है कि जो पंचायत का कंटेस्ट लड़ना चाहते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें और क्या करा गया है, इसमें जो है वो गुंडा एक्ट लेके आया गया है। गुंडा एक्ट का मतलब क्या है? इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट क्या है
किसी भी इंसान को 1 साल के लिए इम्प्रिजन कर सकती है, जेल में डाल सकती है। जबकि इस एरिया में सबसे लो क्राइम रेट है। यहाँ पे यही डिस्कस करा जा रहा है कि जिस एरिया में सबसे लो क्राइम रेट है, जिस एरिया का कल्चर ही यही है, जिस एरिया के लोकल लोग काफी वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो क्या इस एरिया में अननेसेसरी इंटरफेरेंस करना जरूरी है? तो कहीं ना कहीं, और वो भी ये जो लॉ बनाया गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ के पब्लिक डोमेन से पूछ के नहीं बनाया गया है। तो ये सब इश्यू है, वहाँ के जो लोकल्स हैं ये सब जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उस चीज का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट को यहाँ पे समझना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्शन या ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे ये भी बात चलती है कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें वापस बुलाया जाए। अगला जो आर्टिकल है आपका वो है साइक्लोन यास से रिलेटेड। साइक्लोन यास को 26 मई को आना था, जो कि आ चुका है बलसोर वगैरह एरिया में, जिसने कि उड़ीसा में 4 लोग और बंगाल में 1 लोग जो है कैजुअलिटी हुई है। जो साइक्लोन यास है उसका जो ओरिजिनेशन था वो था बे ऑफ बंगाल से, जो कि उड़ीसा और बंगाल के एरिया को काफी इम्पेक्ट करा है। उड़ीसा और बंगाल वाले एरिया को काफी इम्पेक्ट करा है। यहाँ पे बताया जा रहा है बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोग उससे इम्पेक्ट हुए हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो और भी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी डैमेज हुआ है, जो भी कैजुअलिटी हुई है, अभी और इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है, प्रोब करी जा रही है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या वो मिलता है। तो ये जो साइक्लोन यास था उसका जो भी वो था खतरा वो समाप्त हो गया है, इस आर्टिकल में कहा गया है। तो अगला आर्टिकल है वो आपका है व्हाट्सएप से रिलेटेड। ये काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी ज्यादा बर्निंग इश्यू भी है। यहाँ पे ओवरऑल इश्यू है क्या, ये आपके व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में एक प्ले डाली है, एक अर्जी डाली है। इसमें व्हाट्सएप ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट जो अपना आईटी रूल 2021 लेके आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जो कि फरवरी में गवर्नमेंट ने लेके आई थी, और 26 मई तक लास्ट डेट थी। ये जो कंपनियां हैं व्हाट्सएप वगैरह या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनको इस लॉ को मानने के लिए, लेकिन अब ये जो कंपनी है ये कंप्लाई नहीं कर पा रही है, इस लॉ को नहीं मान पा रही है। इसमें क्या कहा गया कि व्हाट्सएप जो है वो हाई कोर्ट पहुंची है। क्यों? व्हाट्सएप कह रही है जो आईटी रूल है गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी को हर्ट करेगा। अब लोगों की प्राइवेसी को कैसे हर्ट करेगा? तो आप जो व्हाट्सएप में आप एक फीचर्स देखते हैं उसमें लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, सिक्योरिटी फीचर है व्हाट्सएप का। तो इस फीचर से क्या होता है? इस फीचर से ये होता है कि आप जो भी मैसेज कर रहे हैं तो उसे केवल एक आप देख सकते हैं जहां से मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है और जहां पर डिलीवर्ड करा गया, जिसे आपने भेजा है वो उस मैसेज को देख सकता है। यहाँ पे तो आप नहीं तो फिर जिसे भेजा गया वो देख सकता है, बाकी बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी है वो उस मैसेज को नहीं देख सकता, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो कोई भी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये रूल लेके आई है, इस मैसेज को जो भी मैसेज है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देख सकती है, पता लगा सकती है इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है वो पता लगा सकती है, या व्हाट्सएप से डिमांड कर सकती है कि इस मैसेज को किसने भेजा है, फर्स्ट इंसान जो कौन है इस मैसेज को भेजने वाला, उसका पता लगा सकती है गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं यहाँ के सिटीजन है उनकी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो केस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट भी माना है, इसलिए ये लोगों के राइट के अगेंस्ट में है। उस हाई कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। इस आर्टिकल में ये कहा गया है। जो अगला आर्टिकल है आपका वो इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड है, रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा कि इस समय जो है कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, सेकेंड वेव में भी अप्रैल मई से मिड अप्रैल से कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन की सिचुएशन देख रहे हैं किसी ना किसी जगह पे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो रूरल इकोनॉमी को हुआ है। रूरल इकोनॉमी जो है वो जो है यहाँ पे रूरल पीपल जो है वो 2 चीज के लिए सफर कर रहे हैं। पहला वो फूड क्राइसिस फेस कर रहे हैं और दूसरा वो कैश क्रंच फेस कर रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। इन सब सिचुएशन को कैसे डील करा जाए, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया जाता है कि जो पीडीएस स्कीम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 5 किलो जो है वो अनाज जो है वो लोगों को दे रही है, तो इस स्कीम को कहीं ना कहीं एक्सपेंड करा जाए और बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ने अभी ये मई जून के लिए करा है, तो इसको 2 महीने से बढ़ाकर कहीं ना कहीं दिसंबर तक ले जाया जाए। तो क्योंकि लोगों के पास पैसे की भी कमी है, तो पैसे आएंगे नहीं तो लोग भोजन खरीदेंगे कैसे। दूसरा इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो पीडीएस स्कीम में कौन जो बेनिफिशियरी है वो कौन है, तो जो भी फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसके अंडर जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं वही इसकी बेनिफिशियरी हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अभी भी लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है। ये जो
सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक इन लोगों को भी पहुंचाना चाहिए, इन लोगों तक भी इसका फायदा पहुंचाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी कैश जो क्रंच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमजी नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये जो है इसको कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना चाहिए। इसमें जो भी लोगों को काम मिल रहा है उस काम को ज़्यादा दिनों तक काम मिलना चाहिए। यहाँ पे जो भी उन्हें पैसे दिए जाते हैं उस पैसे को भी बढ़ाना चाहिए। इन दो चीज़ों को करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगला आर्टिकल जो है आपका मेघदूतम से रिलेटेड है। मेघदूतम वहाँ पे आपका ये कर्नाटका में है। यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट क्या करती है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो कावेरी नदी के पर एक डैम बनाती है। एनजीटी ने इसे कहीं ना कहीं इस इश्यू को उठाया है, और एनजीटी एनजीटी क्या है यहाँ पे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का काम क्या है कि जो भी अगर इन्वायरमेंट लॉज का वायलेट हो रहा है या फिर जो भी एक्टिविटीज हो रही है जो विदाउट प्रॉपर असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट को उस एक्टिविटी से कितना लॉस हो रहा है, इसका असेसमेंट किए बिना जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर नजर रखना, उस पर रोक लगाना या फिर उन्हें पनिश भी करना जो लोग ऐसा करते हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कावेरी नदी पे एक डैम बनाना चाह रही है, जो कि एनजीटी के हिसाब से कहीं ना कहीं इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करा गया है। इससे डैम को बनने से इन्वायरमेंट पे कितना नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे एक पैनल बैठाई जाएगी जो कि जिन्हें ड्यूटी दी गई है कि उन्हें बताना है कि इस डैम के बनने से कितना नुकसान होगा, इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होगा, और फिर एनजीटी उस पर एक्शन लेगी। ये इस आर्टिकल में कहा गया है। जो अगला आर्टिकल है वो आपका है सीबीआई चीफ से रिलेटेड। तो सुबोध कुमार जायसवाल है, इन्हें सीबीआई का नया चीफ बनाया गया है। सीबीआई क्या है, यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो है वो 1985 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं। इससे पहले इन्हें सीबीआई पोस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि ये कई जगहों पर काम कर चुके हैं, जैसे कि रॉ में काम कर चुके हैं, ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स में काम कर चुके हैं, या फिर एसपीजी में काम कर चुके हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में। इनका इस एरिया का काफी एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेशन का काफी एक्सपीरियंस है, हालांकि सीबीआई वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये भी माना जा रहा है कि इनके आने से जो सीबीआई है उसमें कहीं ना कहीं एक नया आइडिया आएगा। सीबीआई कैसे अप्रोच करती है लोगों को, तो उन सब में केसेस को डील करने में या फिर सीबीआई का एडमिनिस्ट्रेशन देखने में एक नया आइडिया डेवलप होगा। जो अगला आर्टिकल है आपका वो है जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन दोनों के बीच जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में ये आर्टिकल है। इन दोनों जनों की मीटिंग जो हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी। तो इसमें बहुत सी बातों पर डिस्कस करा गया, लाइक अफगानिस्तान इश्यू पर डिस्कस करा गया। तो मेन डिस्कशन का पॉइंट था वो था कि जो वैक्सीन सप्लाई है उसे कैसे और अच्छे लेवल पे दुनिया को दिया जाए, कैसे वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई जाए, इस इश्यू पर भी डिस्कशन हुआ। यहाँ पे WTO के बारे में भी डिस्कशन हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। तो ये सब इन मीटिंग में ये सब बातें पर डिस्कशन किया गया, और जो मेन फोकस करा गया था वो कैसे वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाया जाए उस पर करा गया था। यहाँ पे जो अगला आर्टिकल है वो आपका है चाइना से रिलेटेड। चाइना यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे हमने देखा कि चाइना और यूएसए के बीच कुछ चल रहा है। यहाँ पे कोविड का जो माना जा रहा है कि कोरोना का जो ओरिजिनेट था, कोरोना जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो चाइना की जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहां से ओरिजिनेट हुआ है यूएसए के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया कि WHO की एक टीम आई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी करा था, उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं था। लेकिन यूएसए यहाँ पे फिर से अगेन एंड अगेन यही कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनेशन था वायरस का वो चाइना से है। तो यहाँ पे चाइना कह रहा है कि जो यूएसए की जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यूएसए कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है यूएसए की, हमें कमजोर करने की। क्योंकि हम बहुत तेजी से उभर रहे हैं, बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो यूएसए की ओवरऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यहाँ पे चाइना ये भी कह रहा है कि अगर ऐसा है तो यूएसए क्यों नहीं अपने जो लेबोरेटरी है, जो दुनिया भर में उसकी लेबोरेटरी फैली हुई है, वहां पे अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी लेबोरेटरी का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन यूएसए ने तो ये नहीं करा। यहाँ पे चाइना ये सब कह रहा है। अगला जो आर्टिकल है आपका अफगानिस्तान से रिलेटेड। अफगानिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप है जो है तालिबान। तालिबान यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएसए जो है वो अफगानिस्तान से एग्जिट कर रहा है। तालिबान यहाँ पे ये कह रहा है अफगानिस्तान के नेबर में, चाहे वो पाकिस्तान वगैरह हो, वहां पे यूएसए को अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। ये जो आर्टिकल आया है वो आया था कि ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान और यूएसए के बीच एक डील हुआ है जिसमें यूएसए जो है वो एक अपनी मिलिट्री बेस बनाएगी। यूएसए जो है वो अपनी एक मिलिट्री बेस बनाएगी पाकिस्तान में। ये आर्टिकल पूरा उसी पे है कि अगर ऐसा कर रही है यूएसए तो यूएसए को ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये पास्ट का एक्सपीरियंस है, ये हिस्टोरिकल मिस्टेक होगा, क्योंकि ऐसा करके भी यूएसए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस आर्टिकल में तालिबान ये कह रहा है। ये था हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस।